एवरीवन, हाउ आर यू। अपन पढ़ रहे थे 8th क्लास के 3rd चैप्टर। अपन ने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया 8th क्लास का? फर्स्ट एंड सेकंड। अब अपन स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। आज अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3rd, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, क्लियर? देखो, व्हाट इज द कोल एंड पेट्रोलियम। कोल क्या होता है एंड पेट्रोलियम अपनी इन्वायरमेंट के चारों तरफ आप देखते हो। अपनी इन्वायरमेंट के अंदर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको आप अपने लिए यूजेबल होते हैं और वो एग्जिस्टेबल होते हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होती, लाइक दैट। जैसे एयर है, सोइल है, ये सब क्या है? एग्जिस्टेबल है, ये ख़त्म नहीं होते हैं। बट कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं अपने लिए जो लिमिट में होते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, वाटर है। ये थिंग्स अपन अब पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट अपना क्या था? इनएग्जिस्टेबल, सेकंड एग्जिस्टेबल। इनएग्जिस्टेबल कौन से होंगे? जो लिमिटलेस होते हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। एग्जिस्टेबल कौन से होंगे? जिनकी लिमिट होती है, जिनको अपन एक लिमिट में ही खर्च कर सकते हैं। अभी इस चैप्टर में अपन स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इसी तरह सारे चैप्टर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। इसी तरह मैं 8th के, 9th के, 10th के सारे चैप्टर 11th और 12th बायोलॉजी आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी। देखो, वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो अपने इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, बट कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो मैन मेड होती हैं, जो ह्यूमंस के थ्रू बनाई जाती हैं। लाइक दैट अपने नेचुरल में क्या क्या है? अपने नेचर में अपन क्या है? वेजिटेशंस है, एयर है, ये सब कहाँ से मिल रही है अपन को? अपने नेचर से। बट कुछ थिंग्स ऐसी होती है जो मैन मेड होती हैं, लाइक दैट अपने यूज के अकॉर्डिंग अपन ने उनको बनाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे थिंग्स ऐसे हैं, जैसे पहले फॉरेस्ट थे, अब वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा क्या कर दिया? उनको कम कर दिया है। बट देखो, बहुत सारे केमिकल्स अपन ने बनाए हैं, पेट्रोलियम बनाया है, कोल को डिस्कवर किया है। तो ये सब क्या है? अपनी नेचुरल, अपनी बेसिक थिंग्स को कंप्लीट करने के लिए मैन मेड के थ्रू बहुत सारी चीजें बनाई गई है। देखो, फर्स्ट क्या है? कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, डज दिस लिस्ट, आपको क्या बनानी है यहाँ पे? ऑल दीज थिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। ऑल दीज are obtained from nature, they are called natural resources. What is natural resources? कि natural resources क्या होते हैं? Those things we can get from nature, that is known as natural resources. जिन थिंग्स को अपन नेचर से प्रोक्योर करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं, वो सारे क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? इनएग्जिटेबल्स। सेकंड क्या पढ़ेंगे? एग्जिटेबल्स। कि ऐसे रिसोर्सेज जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, आप उनको कितना भी खर्च कर सकते हैं, कितना भी यूज में ले सकते हैं। बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप लिमिट में ही यूज में ले सकते हैं। क्लियर? देखो आगे, ऑल दिस जितनी थिंग्स अपन ने पढ़ी है ना, देखो, एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स। इसमें क्या होगा? एयर क्या है? अपने नेचुरल,
नेचुरल थिंग्स है, लेकिन वाटर क्या है, इनको अपन अलग अलग पढ़ेंगे। एयर को आप कितना भी यूज कर लो क्योंकि ये अपन को नेचर से मिल रहा है, बट वाटर क्या है, वाटर इज ए लिमिट रिसोर्सेज फॉर अवर्स। भाई अपने लिए वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज तो है बट दैट इज लिमिट फॉर अस, अपने लिए उसकी लिमिट है। आप लोग देख रहे हो अभी कि वाटर की कितनी स्कैर्सिटी हो गई है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान में ऐसे हैं जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी है, मीन्स जहाँ वाटर की कमी हो गई है वहाँ पे उसको लिमिट में ही यूज किया जाता है। तो वो ऐसे रिसोर्सेज भी अपन पढ़ेंगे जो लिमिटलेस होते हैं, और ऐसे रिसोर्सेज भी पढ़ेंगे जिनकी लिमिट है, जो अपन को बहुत ही कम यूज में लेने चाहिए ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो भी इनको यूज कर सके। Can air, water and soil be existed by human activities? You have already studied about water in class 7th। अपन ने 7th क्लास में पढ़ लिया था कि वाटर अपने लिए लिमिटेड है, अपन को उतना ही यूज करना चाहिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो, नहीं तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको वाटर कहाँ से मिलेगा। तो जो चीज़ें अपने को लिमिट में है, मतलब इतनी है ताकि वो खर्च हो जाएंगी तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे, उनको बहुत कम मात्रा में यूज करना चाहिए। इज द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू काइंड्स, मतलब 2 पार्ट्स। इनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे? Those resources we can get from nature, that is known as natural resources। वो resources जो आप नेचर से प्रोक्योर कर सकते हो, that is natural resources। और उनको भी 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट क्या है? inexhaustible natural resources। These resources are present in unlimited quantity in nature। इनकी जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड है, आप इनको कितना भी यूज में ले सकते हैं। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सएजेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर। आप सनलाइट को कितना भी यूज करो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये क्या है, इनकी जो क्वांटिटी होती है ये लिमिटलेस है, आप इनको कितना भी यूज में ले सकते हो। आप चाहो तो सुबह से शाम तक धूप में बैठो, बट अभी जो समर सीजन चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना भी उसको यूज में मत लेना कि आप बीमार हो जाओ। क्लियर? ये क्या कह रहा है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं, सॉरी और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड है। जो अनलिमिटेड होंगे उसके आगे देखना, दोनों अपन को इसने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट अपना क्या है, इन एग्जिस्टेबल, और सेकंड क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेबल। अब देखो जहां इन लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो अपने लिए क्या है, अनलिमिटेड। क्लियर? ये अपने लिए क्या है, अनलिमिटेड। आप इनको जितना चाहो यूज में ले सकते हो, बट जो एक्सटेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड में है, वो उतनी उनकी जो क्वांटिटी होती है वो लिमिट है, आपको उतना ही यूज में लेना है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट हो, जितनी उनकी ज़रूरत हो। उससे ज़्यादा अगर आप लोगे, फॉर एग्जाम्पल आगे अपने एक एग्जाम्पल दिया है, ये मानो आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर इस तरह से आपने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर आपने पीनट्स, ग्रामनट्स, आगे एक्टिविटीज है मैं आपको दिखाऊंगी वो। क्लियर? ये इस तरह से आप उसमें फिल कर लो। अब देखो अपन स्टूडेंट्स को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, जैसे पहले वाले जनरेशन में कितने हो गए, 10 पहले लिए, उसके बाद कितने हो जाएंगे, 20। जैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है सेम ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आपको इसको समझना है। फिर कितने हो गए, 30। तो इस कंटेनर के अंदर जितने रोस्टेड पी है आप कुछ भी डालो, लाइक दैट आप टॉफी मान लो, किसी का बर्थडे और आपने एक पैकेट टॉफी ले लिया, ओके, उस
टॉफी के पैकेट को आप देखोगे कि पहले अपन ने 10 स्टूडेंट में डिवाइड कर दिया, फिर 20 में कर दिया, फिर 30 में कर दिया। पूरी क्लास में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस पैकेट में फिर कितनी टॉफियां बचेंगी? नहीं बचेंगी ना। तो सेम इसी तरह अपने पास जो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिट में ही है, लाइक दैट टॉफी पैकेट। जैसे अपन ने कौन सा एग्जाम्पल लिया, एक टॉफी पैकेट का। उस देखो आपने वो पैकेट लिया, अगर आप पहले उसको 10 स्टूडेंट में डिवाइड कर रहे हो, फिर 20 में, फिर 30 में, सेम ऐसे ही तो होगा। अभी ये जनरेशन चल रही है, फिर नेक्स्ट आएगी, आफ्टर दैट और नेक्स्ट, तो जनरेशन क्या होगी? चलती रहेगी। इसी तरह उनको यूज में लेती रहेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यूज में लेने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो रिसोर्सेज हमारे लिए लिमिटेड हैं, आप उनको उतना ही यूज करो ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो उसको यूज में ले सके। क्लियर? आपको मैं भी आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको आगे एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी करेंगे उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्या है, ये क्लियर? इनएग्जिस्टेबल कौन से होंगे? जो अनलिमिटेड हैं, लाइक दैट एयर एंड सनलाइट। आप एयर को, सनलाइट को कितना भी कंज्यूम करो वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सेकंड वाला जो रिसोर्सेज है, एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। इसका जो अमाउंट है वो कैसा है? लिमिटेड। दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। पहले क्या थे? बहुत सारे फॉरेस्ट थे, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ह्यूमन की एक्टिविटीज भी वहाँ बढ़ती गई, क्योंकि ह्यूमंस को भी क्या है, रहने के लिए जगह चाहिए। तो शेल्टर के लिए उनको क्या चाहिए थी? जगह चाहिए। तो वो क्या करा? फॉरेस्ट को कट कर दिया। इसी तरह जो रिसोर्सेज पहले नेचुरल बहुत ज़्यादा थे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज बढ़ी और उन रिसोर्सेज को कम करते गए। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो पहले फॉरेस्ट में क्या थे? बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे, लाइक, तो वो वहां जंगल में अपने आप को सर्वाइव कर लेते थे। अपनी, जैसे अपन लोग घर में रहते हैं, अपने होम में रहते हैं ना, अपन अपनी लाइफ को कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं? विद देयर पेरेंट्स इन योर होम। आपके होम में आपके पेरेंट्स के साथ सर्वाइव कर रहे हो। वैसे ही जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो भी फॉरेस्ट के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू क्या कर दिया गया? उनको कम कर दिया गया। तो वैसे वैसे वाइल्ड लाइफ भी क्या होती गई? कम होती गई ना, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको शिकार, जैसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स को शिकार कर लिया गया, जिनको ह्यूमन ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको कम कर दिया। तो ये क्या कह रहा है कि जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं एक्सेसिबल, वो लिमिट में ही हैं। कौन कौन से? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आजकल देखो पेट्रोलियम है, हर घर में आपको देखने को मिलती हैं कि बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, तो उनमें जो पेट्रोलियम है वो तो खर्च होता ही है। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अपन को बचा के रखना है, क्योंकि ये सोर्सेज क्या है? लिमिट में है। अगर इसी जनरेशन ने उस पेट्रोलियम को, जैसे वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, सेम ऐसे ही फिर किसकी स्कैर्सिटी हो जाएगी? पेट्रोलियम की। क्योंकि देखो यहाँ अपने पास पानी है, तो अपन को पता नहीं है कि बिना पानी वाले लोग कैसे रह रहे हैं, जहाँ पे वाटर की कमी है वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो इसी तरह अपन को अपने रिसोर्सेज को सेव करके रखना है, ताकि इन फ्यूचर अपन उनको यूज में ले सकें। सी ऑन बोर्ड। देखो एक्टिविटीज करके देखते हैं अपन। एक ग्रुप की एक्टिविटी है, टेक सम कंटेनर्स, fill them with popcorn, peanuts, roasted gram toffees। आपको मानो इस तरह से 1
2, 3 और 4। एक में क्या फिल करना है? पॉपकॉर्न। सेकंड वाले में पीनट्स एंड थर्ड वाले में रोस्टेड ग्राम एंड फोर्थ वाले में क्या भर दिया? टॉफीज। क्लियर? इस पे अपन इनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ये ए बी, ये सी और ये डी। इसमें अपन ने पॉपकॉर्न फिल कर दिए, इसमें पीनट्स फिल कर दिए, इसमें रोस्टेड ग्राम और इसमें टॉफीज। देखो, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। पहले स्टूडेंट्स को कितने कितने देने हैं? 7। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप कंटेनिंग 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. क्या होगा? देखो, अपन ने जो कंटेनर लिया है उसमें जो अपन ने डाला है पॉपकॉर्न, ग्रामनेट, पीनट, वो क्या है? लिमिट में। अगर आप स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर आप उनको डिवाइड कर रहे हो, आप उनको स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उनको बांट रहे हो, तो वो अगर एक पहले कितने को दिए? 7 स्टूडेंट को, फिर मान के चलो अपन ने उनको 14 स्टूडेंट में डिवाइड कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा? जितने भी अपने पास ये पॉपकॉर्न है, पीनट्स है, ग्रामनट्स है, ये क्या होते जाएंगे? खत्म होते जाएंगे ना, क्योंकि ये क्या है? एक लिमिटेड है। मान लो इसमें 20 है, तो ये 20 स्टूडेंट्स के पास ही तो जा सकते हैं। आफ्टर दैट कंटेनर हैज बीन एम्प्टी। उसके बाद ये कंटेनर क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें होगा और सेम ऐसे ही इसमें होगा, क्योंकि इनके अंदर जो अपन ने डाले हैं, जो मटेरियल्स अपन ने डाल रखा है, पॉपकॉर्न डाला है, पीनट्स डाला है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, अगर आप उनको यूज कर लेते हो तो इसमें क्या सेम आपको इसी तरह समझना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज हैं, वो भी लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर हैं। अगर आप उनको ज़्यादा यूज करोगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, अगर आप उनको धीरे धीरे यूज करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन भी उनको यूज में ले सकेगी। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी उनको यूज में ले सकेगी। तो आपको उन नेचुरल सोर्सेज को जो लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर है उनको इतना ही कंज्यूम करना है, इतना ही यूज में लेना है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप उनको सेव करके रख सको और वो उनको यूज में ले सकें। क्लियर? आपको आई होप समझ गए होगे। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या था नेचुरल रिसोर्सेज? दोज रिसोर्सेज वी कैन गेट फ्रॉम नेचर, दैट इज नोन एज नेचुरल resources. They are divided into 2 parts. First, inexhaustible and second, exhaustible. Inexhaustible कौन से होंगे? इनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड होती है। These resources are unlimited in quantity. ये क्वांटिटी के अंदर कैसे होंगे? अनलिमिटेड। आप इनको कितना भी यूज में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर। सेकेंड अपन ने क्या पढ़ा है? एग्जिस्टेबल। ये दोज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, ये इतने ही हैं क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। लाइक दैट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे अपने लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल वाटर भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, आपको उतनी ही यूज करनी है। आफ्टर दैट ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप इनकी क्वांटिटी को ज़्यादा यूज कर रहे हो तो ये उसके बाद खत्म हो जाएंगे। क्लियर? अपन ने इतना ही पढ़ा है। इसमें क्या क्या पढ़ा अपन ने? नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट इज इनएग्जिस्टेबल एंड सेकेंड इज स्टेबल। क्लियर? अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
देखो जो अपन एक्टिविटीज कर रहे थे उसमें क्या है, These सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स। जो सब ग्रुप अपन ने बनाए थे स्टूडेंट्स के, वो किसको रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मान लो पहले क्या है, एक घर में सोचो अपने पेरेंट्स हैं, अपने दादा दादी हैं, उनसे अपने पेरेंट्स, उसके बाद अपने उनके जो सन है, डॉटर्स है, मतलब उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो आ जाएगी। तो इस तरह से अपनी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो सेम ये क्या कहना चाह रहा है कि एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कि पहले कंज्यूम करने वाला एक था, उसके बाद कितने हो गए, दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार। तो इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। सेम ऐसे ही रिसोर्सेज का है कि पहले के, एक तो देखो जो एनिशियंट पीरियड था, जो पहले का टाइम था, उसमें इतने व्हीकल्स वगैरह नहीं थे, तो पेट्रोलियम का, डीजल का कम यूज होता था। लेकिन आजकल क्या है कि हर घर में एक या दो व्हीकल्स मिलते हैं, एक या दो तो कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो वहाँ क्या हो रहा है, जो अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड में है उनका भी यूज ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह जो कंज्यूमर्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, भाई जो कंज्यूम करने वाले हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वैसे वैसे जो लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर अपने पास रिसोर्सेज हैं वो कम होते जाएंगे। पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप on a table. Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their group. Now ask the second generation. After that ask the third generation. अपन ने कितनी जनरेशन बना दी उनकी, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहले अपन को फर्स्ट वाले जनरेशन से पूछना है, फिर सेकंड वाले से एंड फिर थर्ड वाले से। Ask students to observe carefully the availability of eatable in each container. If something is left in the container, ask third generation from each group to consume it. Now, finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatable or not. Also observe if anything is still left in any of the container. आपको क्या करना है, अभी जो अपन ने एक्टिविटीज करके देखी, ठीक है, उस एक्टिविटीज में अपन ने कंटेनर लिए थे, उस कंटेनर में अपन ने पॉपकॉर्न डाला, पीनट्स डाले, रोस्टेड ग्राम डाले, टॉफी, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से भी समझ सकते हो। मान लो आपने पल्सेस का एक डब्बा बना रखा है और आपने बार बार वही पल्सेस बनाई, जैसे मूंग की पल्सेस, मूंग की, ग्राम की, ये पल्सेस अपन ने अलग अलग कंटेनर में रख रखी है। अगर अपन उनको बार बार बना रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो डब्बा एक दिन एम्प्टी हो जाता है। सेम इसी तरह क्या होता है, जो अपने पास लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर, वो भी धीरे धीरे एम्प्टी होते जाएंगे, धीरे धीरे खाली हो जाएंगे, मीन्स वो खत्म हो जाएंगे। तो ये अगर अपन ने जो एक्टिविटी करके देखी, फर्स्ट जनरेशन के पास तो बहुत थी, वो सेकंड वालों को क्या होगा, उससे कम मिलेगी, थर्ड वालों को उससे कम मिलेगी, हो सकता है थर्ड वालों को मिले ही नहीं, क्योंकि अगर सेकंड जनरेशन ने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई कि कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हो गए, तो उन जो अपन ने थिंग्स डाली थी, जो अपन ने उसमें मटेरियल डाल रखा है, तो उसको भी वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो अगर उन्होंने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो मे बी थर्ड जनरेशन के लिए बचे ही नहीं। इसलिए अपन को ये समझना है कि जो रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर है उनको बहुत कम यूज करना है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी उनको यूज में ले सके।
assume that the table is the container represent the total availability of an existable natural sources like coal, petroleum or natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? कह रहा है कि अगर पहले वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा लालची हुई इस चक्कर में, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अपने एक घर में दो दो तीन तीन व्हीकल्स हैं, तो अपन लालची हुए ना उस चक्कर में, क्योंकि आप पेट्रोल का डीजल को बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हो, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपन क्या बचा के रखेंगे, क्योंकि वो तो लिमिट क्वांटिटीज के अंदर है। अगर उसको अपन ही कंज्यूम कर जाएंगे तो सेकंड जो जनरेशन आएगी वो क्या यूज में लेगी। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन द सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। अगर जो पहले वाली जनरेशन थी वो कंसर्न करती नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो उनको सेव करके रख सकती है। इस चैप्टर में अपन को ये पढ़ना है कि अपन उनको सेव कैसे करेंगे, कि पहले कोल था, पेट्रोलियम था, वो कैसे बने और उनको कितना यूज में ले। Some existable natural sources like coal, petroleum and natural gas, these were formed from the dead remaining of living or organisms. Fossils. What is the fossils? Fossils क्या होते हैं? देखो, जब बहुत सारे वेजिटेशंस या डेड ऑर्गेनिजम्स लाइक दैट एनिमल, वेजिट, प्लांट्स, कुछ भी हो सकते, वो जब बहुत दब गए थे, मतलब एक नेचुरल डाइजेस्टर की वजह से वो उनके नीचे दब गई, जैसे फ्लड आती है या बहुत ज़्यादा आंधी आती है, उससे पेड़ टूट जाते हैं, तो वो क्या है, सब नेचुरल डाइजेस्टर। उसकी वजह से जो प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो गई थी, वो उनके ऊपर सॉइल बोरेड हो गई, सॉइल से वो नीचे दब गए और एक हाई टेम्परेचर हुआ, जिससे टेम्परेचर बढ़ा और वो धीरे धीरे फोसिल्स के फॉर्म में चेंज हो गए। तो फोसिल्स क्या होंगे, एक तरह से डेड ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सालों पहले मिट्टी में दब गए थे, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, फोसिल्स। देखो, दीज वर फॉर्मेड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फोसिल्स, सो दीज आर ऑल नोन एज फोसिल्स फ्यूल। ये जितने भी नेचुरल सोर्सेज आप पढ़ रहे हो, लाइक दैट कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑल आर कॉल्ड फोसिल्स फ्यूल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फ्यूल्स। ये किससे बने हैं, सारे फोसिल से, तो इनको आप क्या कह सकते हो, फोसिल्स फ्यूल। अब अपन पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कोल, मतलब कोल को बनाया कैसे गया था, वो बना कैसे। अबाउट, पहले ही देखो कोल, देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, बहुत हार्ड होता है, एज स्टोन, पत्थर देखा है ना आपने, बस इस तरह से मान लो ये ब्लैक कलर का होता है। जब भी आप रोड पे घूम रहे होते हो, वहां पत्थर दिखाई देते हैं ना आप लोगों को, सेम इसी तरह क्या होता है, कोल। अगर आप उसको टच करके देखोगे तो दैट इज हार्डेस्ट, ये बहुत हार्ड होता है और इस कलर में कैसा होता है, ब्लैक। देयर आर 4 टाइप ऑफ कोल। कितने टाइप्स होते हैं, 4। फर्स्ट इज एंथ्रेसाइट, four types of coal. First, anthracite. Second, butadiene. And third, lignite. And fourth क्या हो जाएगा, सब ब्यूटामिनस।
ये सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ कोल, कि 4 तरह के कोयले पाए जाते हैं। फर्स्ट अपना एंथ्रेसाइट, सेकंड ब्यूटामिन, थर्ड लिग्नाइट एंड फोर्थ सब ब्यूटामिन। सबसे ज्यादा जो कार्बन पाया जाता है, देखो जब आप ABCD पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। फिर ऐसे ही विटामिन के अंदर, फिर लिग्नाइट्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेट्स। देखो पहले वाले में क्या है, ए, तो इसमें कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। फर्स्ट वाला बी, तो इसमें उससे कम हो जाएगी। थर्ड वाले में एल, और फोर्थ वाले में क्या है, एस। आपने अल्फाबेट्स पढ़े ना, ABCD पढ़ी है ना, तो ए एंथ्रेसाइड में कार्बन की क्वांटिटी मोर देन होती है। सेकंड ब्यूटामिन जो अपन ने पढ़ा, ब्यूटामिन में उससे कम होती है। थर्ड लिग्नाइट, लिग्नाइट में उससे कम, और सब ब्यूटामिन में सबसे कम पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेट्स आप इनको लर्न कर सकते हो। जैसे जैसे अल्फाबेट में ये नंबर आते हैं ना, ABLS, सेम इनके अंदर जो कार्बन की क्वांटिटी होती है वो भी ऐसे ही होती है। एंथ्रेसाइट में ज़्यादा, फिर ब्यूटामिन में कम, लिग्नाइट में उससे कम, और सब ब्यूटामिन में उससे भी कम पाई जाती है। क्लियर? कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। अपन इसको किस में काम में लेते हैं, कुक टू फूड। जैसे आप वो मक्के की खाते हो ना, मक्के की जो अपन आगे की खाते हैं, उसमें भी अपन देखते हो ना आप, वो कोयले ऐसे घुमाता रहता है, उससे जो कोयले होते हैं उनसे वो उसको पकाता है और फिर अपन उसको यूज में लेते हैं। तो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले इसको किसके काम में लिया जाता था, सॉरी पहले कोल को खाना पकाने के काम में लिया जाता, फिर अपने जो ट्रेन वगैरह थे उनके काम में लिया जाता था, उससे स्टीम बनती थी और वो भाप, वो स्टीम उस इंजन को रन करवाने के काम आती थी। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर सो मैनी यूज कोल। अपन किसके यूजेस पढ़ रहे हैं, कोल के। फर्स्ट क्या है, फॉर द कुक फूड। सेकेंड, इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन to produce steam to run the engine. थर्ड क्या है, it is also used in thermal power plants to produce electricity. थर्मल पावर के अंदर भी अपन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज करते हैं। जैसे वाटर का यूज करते हैं ना, वाटर से अपन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, सेम इसी तरह कोयले से भी अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्मल पावर जो प्लांट होते हैं वहाँ कोयले का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। वाटर का डैम्स किस लिए बनाते हैं अपन, डैम्स जहाँ रिवर्स के किनारे पे डैम्स बनाए जाते हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। एयर से भी अपन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। देखो इनको फ्यूल्स, फॉसिल्स फ्यूल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ये अपन ने पढ़ा ना, क्योंकि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल्स। इनको सब जितने भी अपन ये फ्यूल्स पढ़ रहे हैं, इन सबको अपन को प्रोक्योर कहाँ से किया था, फॉसिल से, इसलिए इनको अपन फॉसिल्स फ्यूल्स भी कह सकते हैं। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ भी इसको एज ए फ्यूल के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। फिर अपन पढ़ेंगे कि इसकी स्टोरी कैसे थी, कि ये कोल बना कैसे था। क्लियर? स्टोरी ऑफ कोल, कोयले को बनाया कैसे गया था। देखो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, कि 300 साल पहले क्या हुआ था, जितने भी नेचुरल डिजास्टर हुए नेचुरल, उस डिजास्टर के अंदर बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, जैसे लाइक फ्लड आ गया, बहुत सारी, जब कभी आंधी आई उससे पेड़ टूट गए, या फिर फ्लड बाढ़ आई उससे भी क्या हुआ,
पेड़ टूट गए, तो वो क्या हुआ, बुरिड, थोड़े समय के बाद, आफ्टर सम टाइम दे बुरिड विद सॉइल, वो सॉइल से बुर गए, बुरिड हो गए। और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो बुरिड होते गए तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया तो वो अंदर से क्या हुए, डिकम्पोज हो गए ना, वो क्लियरली डिकम्पोज होते तो मैन्योर के फॉर्म में चेंज हो जाते, बट पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होके वो क्या बन गए, छोटे छोटे उनके जो पार्ट्स थे वो ब्रेक डाउन हो गए और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ कॉइल बना, मतलब कोयले का जो फॉर्मेशन था, जो कोयला बना था वो इस तरह से बना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 300 साल पहले 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि सम डाइजेस्टर हुआ, कुछ डिजास्टर इस तरह के हुए कि बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, ये क्या हो गए, डेड हो गए। और ये आफ्टर सम टाइम दे बुरिड विद सॉइल, वो थोड़े समय के बाद ये सॉइल से बुरिड हो गए। जैसे जैसे देखो ऊपर क्या हुआ, ये मानो ये अपने पास क्या है, एक तरह से प्लांट्स एनिमल लगा लो, इसके ऊपर इस तरह से सॉइल की लेयर बनती गई तो ये नीचे दबते गए। ऐसे दबने से इनके अंदर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। जैसे जैसे इनमें प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये अपने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, मतलब एक तरह से डिकम्पोज हो गए और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो गए। इस तरह से कोयले का फॉर्मेशन हो गया। देखो मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करवा रही हूँ, सेम इसी तरह मैं आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया, कि पहले के समय क्या थे, फॉरेस्ट ज्यादा थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बुरिड अंडर द सॉइल, कि फ्लड, बाढ़ आई, फ्लडिंग आई और उससे क्या ये फॉरेस्ट बुर गए, किससे, सॉइल से। एज सम सॉइल डिपोजिट ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, जैसे जैसे सॉइल का डिपोजिशन होता गया, ये क्या हुआ, उनके अंदर जो कंप्रेस्ड था, मतलब आपस में इस तरह से वो कंप्रेस्ड हुए और वहाँ उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया वो और नीचे डीपर एंड डीपर, मतलब गहरे होते गए। जैसे कंप्रेस्ड मतलब उन पे दबाव हुआ तो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ, बट ये कैसे होते गए, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स थे वो डिक्रीज होते गए, मतलब डीपर एंड डीपर और नीचे जाते चले गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, वो धीरे धीरे कन्वर्ट किस में हो गए, कोल में। जितने भी प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट किस में हो गए, कोल में। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, according to quantities of carbon there are divided into 4 types, इनको कार्बन की क्वांटिटी के आधार पर इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4, जो अपन पढ़ चुके। फर्स्ट क्या था, एंथ्रेसाइड, सेकंड ब्यूटामिन, थर्ड लिग्नाइट एंड फोर्थ सब ब्यूटामिनस। क्लियर, क्योंकि एंथ्रेसाइड में मैंने अभी आपको समझाया था ना कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप इनको लर्न कर सकते हो। एंथ्रेसाइड में सबसे ज्यादा कार्बन होगा, फिर क्या आता है बी, विटामिन में उससे कम होगा, सी उससे भी कम और डी में उससे भी कम। आपको ABCD के अकॉर्डिंग ऐसे याद करना है। फर्स्ट अपना जो अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं वो किससे बन रहा है, एंथ्रेसाइड, सेकंड ब्यूटामिन, थर्ड बी के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, और अल्फाबेट में भी एल बी के बाद ही आता है, और एल के बाद क्या आता है, एस। तो सेम आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हो। As coal contain mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetations into coal is called carbonization. What is the carbonization? जब वो कोयला जो बना था, a slowly process converted into
कोल जब वेजिटेशन से जो वेजिटेशन दब गई थी नीचे उससे धीरे धीरे जो कोयला बना, दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। क्लियर? व्हेन द स्लोली प्रोसेस vegetation converted into coal, this process is known as carbonization, since it was formed from the remains of the dead animals या vegetations। क्लियर? आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेबल्स coal is also called a fossil fuel। कोल को भी क्या कहा जाता है? ए fossil fuel। Why is called fossil fuel? कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओगे why coal is why called is fossil fuels। इसको fossil fuel क्यों कहा जाता है? Because they are procured as a fossils। इसको हमें प्रोक्योर कहाँ से किया है? फॉसिल्स से, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। एक कोल माइन सॉरी देखो ये क्या है? कोल माइंस है कि आप कोयले को बना कैसे सकते हो। क्लियर? दिखाई दे रही है क्या आप लोगों को? इस तरह से माइंस, कोयले की जो खाने होते हैं, माइंस होते हैं, वहां पे कोयले को वहाँ कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है। कोल का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है माइंस में, ये शो कर रहे हैं। When heated in air, coal burns in produce mainly carbon dioxide। देखो अगर आप कोयले को जला रहे हो तो वहां से क्या निकल रहा है? कार्बन निकल रहा है, और वो कार्बन अपनी इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। देखो जब कोयले को बर्न किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बट इस कोयले को बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बढ़ती है? अपनी इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता है। पिछले लास्ट चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन साइकिल, कि अपने इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%, ऑक्सीजन 21 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। आप लोग मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताओगे, ये बताना है आप लोगों को कि कार्बन कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है और नाइट्रोजन कितने परसेंट है। कमेंट बॉक्स में इसको लिखोगे आप। फिर अपना क्या है? कोक। कोक, कोल तार एंड कोल गैस को बनाने के लिए यूज किसका किया जाता है? कोल का। अब अपन पढ़ेंगे कोक, कोल गैस एंड नेचुरल गैस। देखो इट इज कोक, सबसे पहले अपने पास क्या है? कोक। इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अपन ने सबसे पहले कोल पढ़ना स्टार्ट किया था, वो भी कैसा था कलर में? ब्लैक। तो उससे जो बनने वाले मैन्युफैक्चर्ड जो थिंग्स हैं वो भी कैसे होंगी? ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक होंगी। कोक, इट इज ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये ऑलमोस्ट किसकी फॉर्म होती है? कार्बन की। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। देखो अब की बार अपना जो मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर था वो कट कर दिया गया है। नहीं आप उसमें पढ़ते कि मेटल्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको एक्सक्रीशन कैसे किया जाता है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अब की बार जो न्यू सिलेबस आया है उस सिलेबस के अंदर आपने ये चैप्टर कट कर दिया है। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। फिर अपने पास कोल तार। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल।
ये कैसा होता है, ब्लैक होता है, थिक लिक्विड, तो लिक्विड तो है बट थिक होता है, विद एन अनप्लेजेंट स्मेल, इसके अंदर जो स्मेल आती है वो भी अनप्लेजेंट है। देखो स्मेल क्या होती है, एक तो प्लेजेंट स्मेल होती है जो अपन को अच्छी लगती है, लाइक दैट परफ्यूम की जो स्मेल होती है आप बहुत अच्छे से लगाते हो, वो अपने लिए क्या है, प्लेजेंट, बट ये जो इसके अंदर जो स्मेल आती है वो अनप्लेजेंट होती है, वो अपने को अच्छी नहीं लगती है। ये आप प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हो, कोल तार की। ये अपन ने पहले प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ी, कोक की, कि कोक कैसा होता है, ये टफ होता है, पोर्स होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है। अब अपन किसकी पढ़ रहे हैं, कोल तार। कोल तार कैसा होता है, इट इज ब्लैक थिक लिक्विड एंड इट्स स्मेल इज अनप्लीजेंट। इट इज ए मिक्सचर अबाउट 200 सब्सटेंस प्रोडक्ट obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dye, drugs, explosive, perfume, plastic, paint, photographic material, roofing material, etc. देखो जितने भी अपन ने ये पढ़े हैं इन सब में किसका यूज किया जा रहा है, कोल तार का। कोल तार से आप क्या क्या कर सकते हो, इसके अंदर कम से एटलीस्ट कितने सब्सटेंसेज हैं, 200, और इसको आप यूज किस किस में ले रहे हो, इससे आप क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक। आजकल प्लास्टिक के थिंग्स कुछ ज़्यादा ही चल गई ना, डब्बे प्लास्टिक के आते हैं, टिफिन प्लास्टिक के आते हैं, ऑलमोस्ट अपन मोर थिंग्स आर यूज इन प्लास्टिक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपन प्लास्टिक की यूज में लेते हैं, प्लास्टिक बोतल etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. देखो जो नैफ्थलीन की बॉल्स होती है उनको जब अपन कपड़े रखते हैं अलमारी में, बेड में, तो उनको वहाँ डाल दिया जाता है, तो उसकी स्मेल जो आते हैं उससे वो मोथ्स को रिपेल कर देती है। मतलब वहाँ पे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, लाइक दैट, उनका नाम क्या दिया, मोथ, उनको वो नहीं होने देती, उनको रिपेल कर देती हैं। एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। क्लियर? आई होप यहाँ तक ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आएगा। लास्ट और देख लो, These days, butadiene, a petroleum product, it is used in place of coal tar for metalling the road. रोड को बनाने के लिए भी किसका यूज किया जा रहा है, कोल तार का। ये ब्यूटामीन, दिस इज द टाइप ऑफ कोल, अपन ने पढ़ा था ना, एंथ्रासाइड, ब्यूटामीन। तो आजकल जो कोल तार की जगह किसको यूज में लिया जा रहा है, ब्यूटामीन को। अपना लास्ट पॉइंट बचता है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन की जा रही है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज सिचुएटेड है नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। ये इनके जो प्लांट होते हैं ना बड़े बड़े कोल प्रोसेसिंग के, जहाँ पे कोयला बनाया जाता है, कोल माइंस, वहाँ इनका यूज किया जाता है। इस चैप्टर को कंटिन्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा आपन ने, नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कोल एंड टाइप्स ऑफ कोल, कि कोल को अपन किस किस में यूज में लेते हैं, कौन कौन सी थिंग्स को उससे मैन्युफैक्चर्ड कर सकते हैं। कोक पढ़ा, कोल तार पढ़ा, कोल गैस पढ़ा। अपन कल क्या करेंगे, इस चैप्टर को इसी तरह कंटिन्यू पढ़ेंगे कि आप पेट्रोलियम को कैसे बनाते हो। इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट देखने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।